नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा बुलेटिन प्राइम टाइम शो अपना बिहार। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करते हैं। पटना में एक तरफा प्यार में सनकी आशिक ने ऐसा इंतकाम लिया कि सबकी रूह कांप गई। जब प्रेमिका मुस्कान ने बातचीत करने से मना कर दिया तो सनकी आशिक ने उसे पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफा प्यार, खौफनाक वारदात। प्यार में नाकाम, सनकी का इंतकाम। प्रेमिका को जिंदा जलाकर मार डाला। इस लड़की की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते। इस तस्वीर को दिखाने पर आपका कलेजा फट जाएगा। अब यह लड़की इस दुनिया में नहीं है। 6 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद मुस्कान ने आखिरकार दम तोड़ दिया। लेकिन 17 साल की मुस्कान की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। आखिर एक तरफा प्यार में कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? किसी को जिंदा आग के हवाले कैसे कर सकता है? इस लड़की के साथ यही हुआ। एक सनकी आशिक ने लड़की को 6 दिन पहले पेट्रोल डालकर जला दिया। लड़की का कसूर इतना था कि उसने उस सनकी शख्स से बात करने से मना कर दिया था। बातचीत नहीं करने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। किसी लड़के से 2 साल से बात हो रहा था, 4 साल से, लेकिन इधर बात में रिजेक्ट कर दिया। बोला कि बात करोगे कि नहीं करोगे, नहीं तो जला देंगे अन्यथा। तो बोला कि ठीक है, तुमको जो करना वो पेट्रोल से रख दी। और मेरे बच्चे जलते रह गया, लेकिन कोई आम पब्लिक भी कोई सपोर्ट नहीं किया। जिंदा जला दिया। हाँ, जिंदा जला दी। जो उनकी बेटी है उनको एक लड़के आदित्य कुमार द्वारा शरीर में आग लगाने की घटना हुई थी, जिसके संबंध में 17 को उनको एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था। इसी क्रम में कल उनकी मृत्यु एनएमसीएच हॉस्पिटल में हो गई है और हम लोग पोस्टमार्टम करा के आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द से जल्द उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाए। पटना के बैरिया मोहल्ले में लड़की को जिंदा जलाने की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। बैरिया की रहने वाली मुस्कान आदित्य कुमार के साथ पिछले 3-4 सालों से प्रेम प्रसंग में थी। पिछले कुछ महीनों से मुस्कान ने आदित्य से बातचीत करना बंद कर दिया था। 17 जनवरी की शाम मैट्रिक की छात्रा मुस्कान अपनी नानी के घर जा रही थी। रास्ते में सनकी आशिक आदित्य ने रास्ता रोककर बातचीत की जिद करने लगा। जब मुस्कान ने बातचीत से इनकार कर दिया तो आदित्य ने पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। मुस्कान अब इस दुनिया में नहीं है। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि पुलिस अब तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाई। एक तरफा प्यार में अंधे सनकी की गिरफ्तारी की कब होगी? आखिर एक तरफा प्यार में अंधे बने ऐसे सनकियों का इलाज क्या है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। किशनगंज की हर्षिता की आत्महत्या के करीब 7 साल बाद भी पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। ऐसे में अब एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक में हड़कंप मच गया है। क्या है ये पूरा मामला, समझिए इस बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। साल था 2019। किशनगंज के बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 11वीं की छात्रा हर्षिता ने खुदकुशी कर ली थी। इस सुसाइड के बाद हड़कंप मच गया था। दावा किया गया था कि जानबूझकर स्कूल प्रबंधन की ओर से रिजल्ट में गड़बड़ी कर हर्षिता को फेल कर दिया गया था, जिसे वो बर्दाश्त तो नहीं कर सकी और फेल होने पर उसने खुदकुशी कर ली थी। पीड़ित परिवार वालों को करीब 7 साल बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है। पर इस बीच एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे हर्षिता के मौत की गुत्थी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। वायरल हुए इस ऑडियो क्लिप में स्कूल के प्रशासक अजय कुमार वेद और उप प्रधानाध्यापक संजय कुमार साहा के बीच बातचीत का दावा किया जा रहा है। आप भी सुनिए ये वायरल ऑडियो। जिस दिन सुसाइड हुआ था उस दिन हमको बंटी सर आके बोले कि हम थे प्रिंसिपल साहब भी थे, तो बंटी सर आके बोले कि सर उसको तो 21 मार्क्स हम दिए थे, फिर उसने जो है पेंसिल से कोई चेक किया था तो फिर उसमें उसको कम मार्क्स आया था, तो उसने शायद उसको 8 या 9 मार्क्स दिया गया था।
और फिर फिर हमसे जो है ग्रीन पेन से फिर चेक करवाया गया, उसमें 3 बार चेक है कॉपी, फिर ग्रीन पेन से चेक करवाया गया, मरवा देगा। तो फिर हम ग्रीन पेन से चेक किए हैं, उसमें 26-27 नंबर है। एक ही कॉपी को 3 बार चेक है, 3 बार। हर्षिता के परिजनों ने वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर साजिश की आशंका जताई और स्कूल के तत्कालीन शिक्षकों पर गंभीर सवाल खड़े किए। ऑडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो हर्षिता के साथ जो भी हुआ है वो एक मतलब कि साजिश के तहत किया गया है, और ये साजिश क्या है नहीं है इसको लेकर हम लोग सारे परिवार के लोगों के साथ गए थे डीएम साहब के पास। कि वो बच्ची पास थी, उसके बावजूद भी बार बार वही बच्ची का कॉपी बार बार क्यों दोबारा गोविंद बियानी ने चेक अपने घर पे ले जाके क्यों करवाया। परिजनों ने केस को सुलझाने के लिए हाई लेवल कमेटी गठित करने की मांग की है, तो वहीं किशनगंज के डीएम ने न्याय का भरोसा दिया है। तो उसमें जो उनका कंप्लेंट था वो यह था कि जो ट्रस्ट के मेंबर बने हैं उसमें सीबीएसई के गाइडलाइंस का पालन पूर्णतः नहीं हुआ है, तो उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली अगर ऐसा लग रहा है कि अनुपालन नहीं हुआ तो उस पर हम लोग आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई। वैसे दावा तो ये भी किया जा रहा है कि हर्षिता के परिजनों को सुसाइड को लेकर कोई ठोस कागजी साक्ष्य भी मिले हैं, जिसे लेकर वे कोर्ट भी जा सकते हैं। पर इस बेहद सनसनीखेज मामले के फिर से उजागर होने के बाद स्कूल प्रबंधन एक बार फिर सवालों में घिर गया है। सवाल यही कि 2019 में डीएम की बनाई 3 सदस्यीय कमेटी ने क्या किया। स्कूल के पूर्व सचिव को कार्रवाई के बाद प्रमोशन क्यों दिया गया। आरोपी गोविंद को दोबारा ट्रस्टी बनाकर क्या बचाने की कोशिश की गई। न्यूज 18 के लिए किशनगंज से संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती करते हुए जेड श्रेणी की जगह Y+ कर दी गई, जबकि कई नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह हटा ली गई है, जबकि कई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती पर बिहार का सियासी माहौल गर्म है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो मुश्किल से मिल गई, लेकिन हनक 2020 के बाद जैसी नहीं दिख रही है। और अब तो तेजस्वी की सुरक्षा में कटौती भी कर दी गई। तेजस्वी यादव को अब Z श्रेणी की जगह Y+ की सुरक्षा कर दी गई है, जिस पर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। तेजस्वी की सुरक्षा कम करने पर आरजेडी नेताओं में नाराजगी है। आरजेडी ने कहा है कि बदले की भावना से ये किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती की गई, ये बदले की राजनीति है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है और कहा ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जो भी प्रक्रियाएं हैं वे स्वाभाविक हैं, लेकिन दिक्कत राजद के लोगों की सोच में है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल कहते हैं कि सुरक्षा मामले को राज्य में समिति देखती है, किसको कितना खतरा है उस आधार पर सुरक्षा दी जाती है। किसी का सुरक्षा न कटौती होता है न सुरक्षा बढ़ाया जाता है। अगर किन्हीं को लगता है कि उनके ऊपर खतरा है तो आवेदन दीजिए। बता दें, गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक बिहार के कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जबकि कुछ की सुरक्षा में कटौती तो कुछ नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह हटा ली गई है, जिसमें कांग्रेस नेता मदन मोहन झा और आरजेडी के उदय नारायण चौधरी जैसे नेता शामिल हैं। वहीं नितिन नवीन, ललन सिंह, संजय सरावगी और मंगल पांडे को Z श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। हालांकि सियासी आरोप प्रत्यारोप तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती करने पर ही तेज है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार कांग्रेस में टूट की कयासबाजी के बीच दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठक में बिहार कांग्रेस के सभी 6 विधायक भी पहुंचे। क्या बिहार कांग्रेस में होने वाली है बड़ी टूट? क्या एनडीए के संपर्क में हैं कांग्रेस के सभी 6 विधायक?
बिहार की सियासत में हलचल मचा रहे इन सवालों और बिहार कांग्रेस में टूट की अटकलबाजियों के बीच ये तस्वीर दिल्ली से आई है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह और रंजीत रंजन, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा, नेता कन्हैया कुमार और बिहार कांग्रेस के सभी 6 विधायक मौजूद रहे। बिल्कुल निराधार बात है, किसी तरह की कोई बात नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। हालांकि नेताओं ने बिहार कांग्रेस में किसी तरह की भी कलह से इनकार किया, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। चर्चा है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं और बिहार कांग्रेस के मौजूदा हालात और संभावित टूट को बचाने के लिए ही दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई थी, ताकि संभावित टूट को बचाने पर मंथन हो सके। विधायकों की कुछ नाराजगी हो तो उसे दूर किया जा सके, क्योंकि पार्टी के कई कार्यक्रमों से विधायक दूर रहे थे। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जेडीयू ऑफिस में पोस्टर लगा। पोस्टर में लिखा गया, निशांत जैसे युवा की पार्टी को जरूरत है। बिहार के अगले जनरेशन की कमान संभालने निशांत कब आएंगे? अब इस पोस्टर के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठा कि क्या निशांत जल्द राजनीति में आएंगे? जी को एकदम मैं चाहता हूं, निशांत जी के आने से पार्टी मजबूत होगी। निशांत जी नौजवान हैं, हम लोग नौजवान हैं, उनके नेतृत्व हम लोग भी काम करेंगे और वो रहेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार और भी मजबूत होगा। युवाओं के सक्रिय राजनीति में आने का हम स्वागत करते हैं। जहां तक निशांत कुमार जी की पार्टी बात है, वो स्वयं, उनकी पार्टी और उनकी पार्टी का नेतृत्व सक्षम है कि वो कब राजनीति में आएंगे। कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी राजनीति में आ सकता है, चुनाव लड़ सकता है और इस देश में राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। तो फिर आए नीतीश कुमार जी के पुत्र, डर कौन रहा है उनसे? बात तो हम लोग पहले से कह रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में लाने की कवायद जनता दल यू की ओर से लगातार की जा रही है और कहीं ना कहीं इसमें नीतीश जी की भी सहमति दिख रही है, क्योंकि निशांत कुमार को इधर हाल के दिनों में जो भी एक अन्य मार्ग में अतिथि जाते हैं उनसे मिलवाने का काम किया जाता है। इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की इस मामले में सहमति है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले बयान पर राहुल गांधी पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी का माइंड सेट शट डाउन हो गया है। गिरिराज सिंह ने आज इंटरनेशनल गारमेंट फेयर यशोभूमि में चल रहा है, जिसमें हजारों विदेशी खरीदार आए हैं। राहुल गांधी भ्रम पैदा करने के लिए ये बयान दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वो उनके आंकड़ों को काटें या फिर माफी मांगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से जो बयान आया है उस पर बात करते हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, भारतीय इकोनॉमी को कह रहे हैं डेड इकोनॉमी, कह रहे हैं केवल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, अगर वो टेक्सटाइल को इंगित नहीं करते तो इसका जवाब भी देते, लेकिन मैं अब उन्होंने टेक्सटाइल को इंगित किया है और प्रधानमंत्री को कहा है कि ये भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। मैं चुनौती दे रहा हूं राहुल गांधी जी को, या तो भारत का डेड इकोनॉमी नहीं है, राहुल गांधी का माइंड सेटअप का शट डाउन हो गया है। और ये बयान जो इन्होंने दिया है, आज सोशल मीडिया पर डाला है, इंटरनेशनल गारमेंट फेयर चल रहा है यशोभूमि में, हजारों बायर विदेश से आए हैं उनमें भ्रम पैदा करने के लिए। मैं 2-3 बातें उनसे कहना चाहता हूं, मैं चुनौती के साथ। राहुल गांधी या तो मेरे आंकड़े को काटे या माफी मांगे, नहीं तो लोकसभा खुलने वाला है, उनसे सीधा मेरा है
चुनौती की वो बहस कर ले इस मुद्दे पर लोकसभा के अंदर। तरफ से कहा जा रहा है कि करोड़ों लोगों के रोजगार पर, व्यवसाय पर खतरा पैदा होने वाला है। ये भ्रम पैदा, मैं तो चुनौती दे रहा हूं, बहस करना है तो बहस कर ले, लेकिन जब दिमाग ही शट डाउन हो जाए और भ्रम ही फैलाना हो तो सद्बुद्धि दें भगवान इनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि खुली तौर पर चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी को संसद में बहस करने के लिए। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 सक्रिय गुर्गों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी बेऊर थाना क्षेत्र के बाईपास इलाके से की गई। सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने बताया कि ये सभी आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे थे और बिहार में गैंग का नेटवर्क फैलाने की कोशिश में थे। दरअसल एक दिन पहले एसटीएफ की मदद से मसौढ़ी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गैंग के आका परमानंद यादव को गिरफ्तार किया था। उससे मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से नेपाली करेंसी और पासपोर्ट बरामद हुए हैं। फिलहाल सभी से गहन पूछताछ की जा रही है। अलग टीम गई थी और थानाध्यक्ष बेऊर द्वारा इस संदर्भ में थानाध्यक्ष मसौढ़ी को सूचित किया गया था और बाद में जैसा कि कल आपने पता था उसमें बताया गया था प्रेस रिलीज में कि वहां पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी भागने के क्रम में और फिर बैक रक्षार्थ और कंट्रोल वे में भी पुलिस के द्वारा उस पर फायरिंग की गई और उसके पैर में शायद गोली लगी है। लेकिन बाकी के इन 3 साथी जो इसके पकड़ में नहीं आए थे, एसएचओ बेऊर के द्वारा इनका अरेस्टिंग किया गया है। और अब बात बिहार में साइबर शातिरों के फैलते जाल की। आरा और बाढ़ में साइबर ठगों ने मेहनतकश आदमी की गाढ़ी कमाई पल भर में लूट ली। साइबर शातिरों ने एक झटके में उनके सपनों को तोड़ दिया। ये रिपोर्ट देखिए। आरा में एक चाय दुकानदार को शातिर साइबर ठगों ने ऐसा झांसा दिया कि वो अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लुटा बैठे। दुकानदार अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए 1-1 रुपए जोड़ रहा था, लेकिन साइबर ठगों ने एक झटके में उसके सपनों को तोड़ दिया। महज 13 रुपए के बिजली बिल रिचार्ज के नाम पर दुकानदार के मोबाइल पर आए व्हाट्सएप कॉल ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। जब मोबाइल पर डिडक्शन अमाउंट का मैसेज आया तो उनके होश उड़ गए। छोटे को बच्ची रही तो उनकरा के दे देनी जो भी इधर बिजली विभाग से फोन आइल बा से जौन पूछा तन बता दिए रिचार्ज करे खातिर। तो लड़की से पूछल लो कि एटीएम के पिछला कोड और नंबर लड़की बता दे बस फिर व्हाट्सएप कॉल कर लोग आई पर 99,900 खाता से फ्रॉड कर दे लो। अब ये दूसरी तस्वीर बाढ़ के एक सीमेंट व्यापारी की है। सीमेंट व्यापारी अजय शंकर के होश उड़े हुए हैं। उनके चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है वो बड़ी ठगी के शिकार हुए हैं। साइबर ठगों ने सीमेंट व्यापारी के अकाउंट से 8,56,000 रुपए उड़ा लिए। इसकी जानकारी उनको तब हुई जब व्यापारी ने अपने मोबाइल पर मैसेज देखा। ठगी के शिकार अजय शंकर ने बताया कि मोबाइल पर एक आरटीओ चालान का मैसेज आया, जिसके बाद उनके खाते से सभी राशि निकाल लिए गए। 25 तारीख को हमारे मोबाइल पर मैसेज आया कि आपका एफडी टूट गया है। हमने कंप्लेन किया, वो बैंक वाले बुलाए, क्या ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन आप बैंक आइए। तुरंत बैंक गए, उसके बाद वहाँ पैसा ब्रेक होकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था। फिर हमने उसको क्लोज करवाया। बिहार में साइबर शातिरों का जाल फैलता जा रहा है। आरा और बाढ़ में साइबर ठगी की ये कहानी साफ कर रही है कि अपराधी कितने शातिर हैं। पलक झपकते ही वो आपकी गाढ़ी कमाई पर डाका डाल सकते हैं। साइबर ठगी को लेकर लगातार जागरूकता अभियान के बाद भी वो अपनी साजिश में लगातार कामयाब हो रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, नहीं तो आपकी भी कमाई को ये पल भर में लूट सकते हैं। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच आपको नवादा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां डॉक्टर की हत्या कर शव जला दिया गया। बधार में डॉक्टर का शव मिला है। अशोक मिस्त्री के रूप में उनकी पहचान की गई। गोड़ीहारी गांव के रहने वाले थे अशोक। रोह के कोशी गांव में अपना क्लिनिक चलाते थे। मृतक का बैग, मोबाइल और बाइक भी गायब है। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है।
नवादा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बधार में डॉक्टर का शव मिला है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर की हत्या कर शव को जला दिया गया और पुलिस की टीम ने फिलहाल बधार से डॉक्टर के शव को बरामद किया है। मृतक का बैग, मोबाइल, बाइक सब कुछ गायब बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि रोह के कोशी गांव में अपना क्लिनिक चलाते थे। तो लोकल थाना के हैं जो 1-2 घंटा से खड़े हैं। क्या लग रहा है आप लोग एसपी साहब से मांग करते हैं कि वो घटनास्थल पर आए और जो इसमें दोषी है उन्हें सजा दिलाए। कहा कि इस माहौल से हम लोग तमाम ग्रामीण बहुत ही दहशत में। कुछ भले व्यक्ति थे, बहुत नेक इंसान थे। अभी सर के गांव कोसी में ही वो अपना जीविका चलाते थे, कंपाउंडर डॉक्टरी करते थे, कंपाउंडर थे। इस पूरे इलाका में पता कीजिएगा, उनसे सब व्यक्ति कोई नहीं था। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य केंद्र खुद इलाज का मोहताज बना हुआ है। 3 सालों से अस्पताल में एक भी दवा उपलब्ध नहीं है। एक्सरे मशीन खराब पड़ी है और हालात ऐसे हैं कि हजारों छात्र छात्राएं और कर्मचारी इलाज के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। जमीनी हकीकत देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार हालत में है। बीते 3 वर्षों से यहाँ किसी भी तरह की दवा उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में रखी एक्सरे मशीन वर्षों से खराब पड़ी है। मौजूदा समय में यहाँ सिर्फ एक पुरुष डॉक्टर संविदा पर कार्यरत है, जिनके कंधों पर विश्वविद्यालय के सभी 34 पीजी विभागों, टीएनबी कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, सेंट्रल लाइब्रेरी और प्रेस सहित करीब 20,000 छात्र छात्राओं और शिक्षणिकता कर्मियों के इलाज की जिम्मेदारी है। महिला छात्राओं और महिला शिक्षकों के लिए यहाँ किसी लेडी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। तो आप देख लिए हम क्या कह सकते। दवा है अभी फिलहाल तो नहीं है, प्रोसेस में। कितना दिन से आप हैं सर यहाँ? करीब 1.5-2 साल हो जाएगा। 2 साल में कभी दवा नजर आई आपको क्या? बताइए सर, 2 साल में कभी दवा नजर आई? मतलब प्रोसेस में है, बताया जा रहा है। 2 साल से। 14 नवंबर 2024 को तत्कालीन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के हाथों विश्वविद्यालय परिसर में योग और फिजियोथेरेपी सेंटर का शिलान्यास बड़े ही भव्य कार्यक्रम के तहत किया गया था। उस दौरान स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था को सुधारने की बात भी कही गई थी। राज्यपाल ने साफ निर्देश दिया था कि योग और फिजियोथेरेपी सेंटर का निर्माण जल्द पूरा कर इसे शुरू किया जाए, लेकिन शिलान्यास के बाद आज तक एक ईंट तक नहीं जोड़ी जा सकी। एक विश्वविद्यालय के लिए वहां एक स्विमिंग पूल बनाना था, उसका टेंडरिंग हो चुका है, सरकार से पैसे मिल चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर को सब ऑर्डर दे चुकी है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। कब से? 2019 से काम शुरू नहीं हुआ। 2022 में ये काम खत्म होने वाला था, स्विमिंग पूल मिलने वाला था बच्चों के लिए। आज तक वहां एक ईंट भी नहीं लगी है। वह इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने पूर्व कुलपति पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल बड़े बड़े दावे करते रहे, लेकिन नतीजा शून्य रहा। कुलसचिव का कहना है कि फिलहाल विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति हैं और किसी भी बड़े फैसले के लिए राजभवन से अनुमति जरूरी होती है, जो तुरंत नहीं मिल पाती। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि स्वास्थ्य केंद्र में सबसे पहले दवा और मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। योग और फिजियोथेरेपी सेंटर के निर्माण को लेकर कुलसचिव ने साफ कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ से चले गए पूर्व कुलपति, उसके बाद इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास हमको देखने को नजर नहीं मिल रहा है। क्या लगता अभी है? हेल्थ सेंटर में दवा की जरूरत है, ठीक है। दिक्कत है कि ये सुविधा मुहैया कराना चाहते हैं हम लोग, लेकिन हमारे जो कुलपति है कोई भी काम करते हैं बिना राजभवन का आदेश से नहीं करते हैं। तो राजभवन का आदेश तो ऐसा नहीं है कि आज भेजा कल हमको प्राप्त हो जाता है। सवाल यह है कि जब 3 वर्षों से विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में दवा नहीं है और योग फिजियोथेरेपी सेंटर का शिलान्यास होने के बाद भी एक ईंट तक नहीं लगी, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? महज 5 महीने पहले प्रभारी कुलपति की नियुक्ति हुई है, जब उससे पहले लंबे समय तक अस्थायी कुलपति पद पर मौजूद थे। ऐसे में प्रभारी कुलपति और राजभवन की अनुमति का हवाला देकर क्या विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहा है? अब देखने वाली बात यह होगी कि विश्वविद्यालय प्रशासन और राजभवन इस बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर कब तक आंखें मूंदे रहता है।
भागलपुर से न्यूज 18 के लिए आशीष रंजन की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको मधुबनी से बताते हैं, जहां बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। आक्रोशित लोगों ने अंधरा ठाड़ी सीओ के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। पीड़ित ललित चौधरी के परिवार को पुनर्वासित करने, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई सहित 6 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। अनशनकारी अंधरा ठाड़ी दक्षिण पंचायत के मुखिया राज नारायण राय ने बताया कि कड़ाके की ठंड में सीओ ने एक परिवार के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया, जिससे पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। सब लंबा लंबा भाषण कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक आदमी को किस तरह उजाड़ दिया गया हाई कोर्ट के आदेश पर। तो हाई कोर्ट भी तो आदमी ही चलाते हैं, तो उसी खिलाफ हम लोग बैठे हुए ताकि इस गरीब परिवार को न्याय मिले और इनको पुनः बसाया जाए। ये पेड़ के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं पूरे परिवार और बाल बच्चा को लेकर के, और ये जिलाधिकारी मधुबनी अपने संज्ञान में ले और इस गरीब परिवार को जो बुलडोजर लगा करके जो आपको उजाड़ा गया है उनको पुनर्वासित करें। हम पुनर्वासित नहीं करते हैं तब तक आपको उस जगह से हटाया नहीं जाएगा। ये 4 बेटियों का बाप जवान बच्चियों के साथ ये खुले आसमान में रहने को मजबूर है। तो ऐसे असंवेदनहीन पदाधिकारी और सरकार के राज में आम जनता का जो लोकतांत्रिक हक है, हमारा लोकतांत्रिक हक है कि हम आंदोलन अनशन करेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है। बड़ी खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां साठी रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। अमृत भारत ट्रेन मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज की ओर जा रही थी और इसी दौरान गुलाब नगर रेलवे ढाला और साठी स्टेशन के बीच 2 बच्चे मोबाइल से रील बना रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन को देख बच्चे घबरा गए और अमृत भारत ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों के शव क्षत विक्षत हो गए हैं। सूचना पर भारी भीड़ जुट गई। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि जीआरपी बेतिया को मेमो भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू आईटी सेल के सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना भी की और मां शारदे से आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान निशांत से बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात भी की। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज जेडीयू कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल सरस्वती पूजा आयोजित की गई थी, जिसमें निशांत कुमार शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सरस्वती पूजा के मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जेडीयू के आईटी सेल कार्यालय में पूजा में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने लोगों को सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं भी दी और देश और बिहार के विकास की कामना की। सभी को सरस्वती पूजा का बधाई देता हूं। सबके जीवन में ज्ञान उनके जीवन में आए और बिहार प्रगति की ओर जाए, ज्ञान प्राप्ति करके। तो ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू आईटी सेल में आज मां सरस्वती की पूजा आयोजित की गई थी।